नमस्कार, मैं हूं आशीष चित्रांशी और आप देख रहे हैं द न्यूज लॉन्चर। जब इस देश में आम आदमी कहता है कि मोदी बेईमानी से चुनाव जीत रहे हैं, जब इस देश में अपोजिशन बोलता है कि ज्ञानेश कुमार का दफ्तर बीजेपी का प्रकोष्ठ बन गया है और ज्ञानेश कुमार बीजेपी को, मोदी को चुनाव जितवाने के लिए दुनिया के सारे नाजायज तरीके अपना रहे हैं, हथकंडों से भाजपा को चुनाव जिता रहे हैं, तो इस देश की गोदी मीडिया के मुंह पर टेप सिल जाता है। और अगर मुंह खुलता है तो विपक्ष को या सवाल उठाने वालों को पाकिस्तानी, सोरोस का एजेंट, देशद्रोही, चीन का एजेंट ये बताने के लिए मुंह खुलता है, नहीं तो मुंह पर टेप सिल जाता है। या तो मोदी और ज्ञानेश कुमार के पूरे कंप्रोमाइज्ड सिस्टम को बचाने के लिए, उसकी वाहवाही करने के लिए मुंह खुलता है। लेकिन आज इस देश के गोदियों से भी सवाल है कि करो डिबेट। इस देश के अंधभक्तों से भी, हालांकि अंधभक्त तो बड़ी थेथराई से कहते हैं, उनको तो मैं इसको पूरे प्रोग्राम में सवालों से बाहर करता हूं, वो बड़ी थेथराई से कहते हैं कि क्यों नहीं, चुनाव जीतने के लिए हमको जो करना होगा करेंगे। ऐसे ऐसे क्लिप्स इस देश में देखे हैं लोगों ने कि चुनाव जीतना, अगर विकास करना है देश का तो ऐसे ही चुनाव जीतना पड़ेगा। देश के विकास करने के लिए मोदी का यह भी तरीका जायज है। लेकिन अब इन सारे संदेहों और आरोपों पर मुहर लग गई है। अब ये सर्टिफाइड हो गए हैं, क्योंकि दुनिया की सबसे बड़ी संस्था, दुनिया की सबसे बड़ी रिपोर्ट, इंटरनेशनल रिपोर्ट, वो मोदी, शाह और ज्ञानेश के इस कंप्रोमाइज सिस्टम पर मुहर लगा रही है। और पूरी दुनिया में थू थू इस रिपोर्ट को लेकर के, भारत के सबसे बड़े लोकतंत्र को लेकर के होना शुरू हो गई है। सवाल बड़े गंभीर हैं, जवाब कोई नहीं है, क्योंकि ये कार्यक्रम जब हम लेकर आ रहे हैं, 60 दिन की वो अवधि पूरी हो गई है जो 60 दिन यूएन की तरफ से दिए गए थे। लेकिन भारत सरकार की तरफ से अभी कोई प्रतिक्रिया नहीं आ रही है, नहीं आई है। द हिंदू ने ये रिपोर्ट प्रकाशित की, तब इस देश की जानकारी में ये बात आई, नहीं तो ये जानकारी में भी नहीं थी। यूएन ने 60 दिन का वक्त दिया था भारत को कि 60 दिन के भीतर जवाब देना होगा, नहीं तो 60 दिन के भीतर जवाब न दो या न दो, ये रिपोर्ट प्रकाशित कर दी जाएगी पूरी दुनिया के सामने। इतना ही नहीं, इस रिपोर्ट को यूएन के मानवाधिकार परिषद में भी रखा जा सकता है, और यूएन इसके आगे आधिकारिक रूप से, पहले तो मांगा ही है, लेकिन इस चुनावी बेईमानी पर जो भारत में चल रही है, चुनावी बेईमानी, इस चुनावी बेईमानी पर रिपोर्ट मांग सकती है, इनकी पेशी हो सकती है। चलिए, एक उपलब्धि तो है कि ज्ञानेश कुमार इंटरनेशनल हो गए। बहुत दिक्कत था भाजपाइयों को कि सुकुमार सेन इंटरनेशनल हो गए थे। उनको पता भी नहीं था कि वो राजदूत बनाए गए हैं या चुनाव करवाने विदेश गए हैं। लेकिन सुकुमार सेन अच्छी वजहों से इंटरनेशनल ख्याति पाए थे। भारत के एक ऐसा चुनाव आयुक्त जो आजाद होते ही, जब भारत खुद ही अभी लोकतंत्र का ककहरा सीख रहा था, तब दूसरे देश में चुनाव करवाने के लिए भेजा गया था, सूडान में। सुकुमार सेन ऐसे थे, और एक ज्ञानेश कुमार ऐसे हैं कि जिनके कारनामे, जिनके कुकर्मों को लेकर के इंटरनेशनल रिपोर्ट बन रही है। तो यही सोच लीजिए फर्क क्या है, मोदी और नेहरू के दौर में फर्क। भाव को लाइए स्क्रीन पर, जोड़िए। स्वागत है भाव। जरा हेडलाइन लाओ भैया, पहले पूरी खबर को हम आपको तथ्यों के साथ दिखा दें। हाँ, आप सुकुमार की बात कर रहे थे, आप सुकुमार की बात कर रहे थे, ये कुकुमार है। 75 साल में सू का कू हो गया, ये उपलब्धि है। बताइए आगे। लाओ हेडलाइन लाओ भैया, तो लाओ। एसआईआर पर यूएन रिपोर्ट, भारत में अल्पसंख्यक वोटर मतदाता सूची से बाहर किए जा रहे हैं। यहां पर हिंदी में रिपोर्ट है पूरी।
असली ये द हिंदू ने इस रिपोर्ट को लाया देश के सामने। यूएन स्पेशल रेप्टर्स रेजेज कंसर्न ओवर एसआईआर एंड यूज ऑफ एआई ड्रिवन मॉडल्स फॉर एक्सक्लूजन ऑफ माइनॉरिटीज। ये पूरी डिटेल्ड रिपोर्ट हम आपको दिखा रहे हैं, जितना हिस्सा तथ्यों वाला है हटा दीजिए, अब जरा एक एक करके लाइए क्या है रिपोर्ट में, वो सबसे जरूरी है। और ये निवेदन है आप लोगों से कि इस रिपोर्ट को आप जितना प्रसारित कर पाइए, प्रचारित कर पाइए, शेयर कर पाइए, जरूर करिएगा। नॉर्मली हम नहीं कहते, लेकिन इसको करिए। जो लोग कहते हैं ना, अरे ये विपक्ष वाले हारते हैं, तो आज आखिरकार छोड़िए ना, हम लोग कम बुद्धि के हैं। वो यूएन में रिपोर्ट बन रही है, ऐसे थोड़ा बन रही है। लाओ भाई, आप लाओ ना खबर भीतर की, तो आप लोग इसको प्रचारित प्रसारित करिएगा, घर घर तक जाए कि अब जो इस देश में लोग आरोप लगा रहे थे वो आरोप सच्चे थे, ये बेईमान है सब। द हिंदू की एक विशेष रिपोर्ट के अनुसार यूएन के 3 विशेष दूतों ने भारत के आयोग, चुनाव आयोग द्वारा चलाए जा रहे एसआईआर कार्यक्रम को लेकर गंभीर चिंता व्यक्त की है। संयुक्त राष्ट्र के इन विशेषज्ञों ने आरोप लगाया कि इस प्रक्रिया के तहत मतदाता सूची से बड़े पैमाने पर मुस्लिम और अन्य अल्पसंख्यक मतदाताओं के नाम हटाए जा रहे हैं। आगे चलिए, चेंज करिए। संयुक्त राष्ट्र के दूतों ने भारत सरकार का ध्यान इस ओर आकर्षित करते हुए कहा है कि चुनाव आयोग के नेतृत्व में चल रही इस एसआईआर प्रक्रिया के माध्यम से ये भारत सरकार का ध्यान, मतलब मोदी को एड्रेस हुआ है इस रिपोर्ट में। एसआईआर के माध्यम से मतदाता सूचियों से लाखों नाम बड़े पैमाने पर हटाए गए हैं। इस कदम से विशेष रूप से अल्पसंख्यक समूहों के लोग प्रभावित हो रहे हैं। पारदर्शिता की कमी और एआई का इस्तेमाल। संयुक्त राष्ट्र की रिपोर्ट में इस बात पर विशेष रूप से चिंता जताई गई है कि मतदाता सूची में संशोधन के लिए अपारदर्शी एआई संचालित सिस्टम का इस्तेमाल किया जा रहा है। इन तकनीकों में सुधार या शिकायत निवारण का कोई स्पष्ट जरिया भी मौजूद नहीं है। रिपोर्ट में यह भी आशंका व्यक्त की गई है कि इसके पीछे अल्पसंख्यकों को बाहर करने का एक राजनैतिक नैरेटिव, राजनीतिक एजेंडा हो सकता है। यानी बीजेपी और मोदी के पूरे सिस्टम को भी ये इसी में खींच करके रख दिया है कि ये सब तुम शामिल हो, सारे शामिल हो। आगे चलिए, चेंज करिए, चेंज करिए। हाँ, 60 दिनों का अल्टीमेटम। ये रिपोर्ट 1 मई 2026 को तैयार की गई थी, जिसमें भारत सरकार को इन चिंताओं पर अपना पक्ष रखने और जवाब देने के लिए 60 दिनों की समय सीमा दी गई थी। अब अगर 1 मई के हिसाब से हम देखें, आप अगला लाओ, आप रुको मत। 1 मई से देखें तो 1 मई से जून, 1 जुलाई, 60 दिन की अवधि पूरी हो चुकी है, वो पूरी हो चुकी है। लेकिन किस डेट में भारत सरकार के पास भेजा गया, ये डेट अभी इसमें नहीं है। और अगर 60 दिन पूरे भी हो गए हैं तो ये देखिए बेशर्मी और ढिठाई भी। फिर आप अंतरराष्ट्रीय स्तर पर जब कहते हो, हमारे देश में हेडलाइन लगती है ना, इसको लगे रहने दीजिएगा, हमारे देश में भाव हेडलाइन लगती है, यूएन में भारत के राजदूत ने पाकिस्तान को नंगा कर दिया। तो फिर अब आप नंगा उंगा नहीं कर पाओगे, फिर तो आप वही नंगे हो जाओगे। अगर आप यूएन की रिपोर्ट पर हो गए आप फिर ढिठाई करोगे, बेशर्मी करोगे, तो आप अपना ही पक्ष कमजोर करोगे आगे यूएन में भी। और आप अमेरिका नहीं हो कि यूएन में वीटो लगा लोगे। ये भी समझ लो कि यूएन की प्रासंगिकता अमेरिका के लिए और चीन के लिए नहीं है, लेकिन अगर यूएन अड़ गया तो भारत के लिए बहुत प्रासंगिकता है। हर चीज की भूमिका देखनी होती है कि किस देश के लिए है वो अमेरिका के जेबी हो सकता है, तुम्हारा जेबी नहीं है वो। चिंता व्यक्त करने वाली संयुक्त राष्ट्र के हो सकता है अमेरिका इसी रिपोर्ट पे रगड़ दे आपको। हाँ, उसको क्या, हो तो ब्लैकमेलर है, उसको तो पॉइंट चाहिए। ये दूत देखिए आप कौन कौन से थे। चिंता व्यक्त करने वाले संयुक्त राष्ट्र के 3 विशेष दूतों में जो रिपोर्ट बनाए हैं उसमें निकोलस लेवरात, अल्पसंख्यक मामलों पर विशेष दूत हैं निकोलस लेवरात। दूसरा, आइरिन खान, विचार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार के प्रचार और संरक्षण पर विशेष दूत। ये सब यूएन के विशेष दूत हैं। और तीसरा, नजला घनेया, धर्म और या विश्वास की स्वतंत्रता पर विशेष दूत। ये तीनों थे, इनका नाम हमने बता दिया, आगे फोटोग्राफ भी दिखा देंगे। रिपोर्ट में पश्चिम बंगाल के नंदीग्राम निर्वाचन क्षेत्र का, देखिए कितनी डीप रिपोर्ट बनी है। नंदीग्राम निर्वाचन क्षेत्र का जिक्र किया गया है, जहां हटाए गए मतदाताओं में से 95% मुस्लिम थे। जितने हटाए गए 95% मुसलमान, जबकि उस क्षेत्र के कुल मतदाताओं में मुसलमानों की हिस्सेदारी सिर्फ 25% के आसपास है।
प्रभावित लोगों में कथित तौर पर ऐसे भारतीय पुरुष, महिलाएं और बुजुर्ग शामिल थे जिनके पास वैध दस्तावेज थे। इसमें यह भी कहा गया है कि लिस्ट से बाहर किए गए कई लोगों ने राहत पाने के लिए चुनाव आयोग और सुप्रीम कोर्ट का रुख किया, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने 6 अप्रैल 26 को एसआईआर प्रक्रिया पर रोक लगाने से इनकार कर दिया। इस पत्र में उन आरोपों का भी जिक्र है कि सरकारी दस्तावेजों में स्पेलिंग की मामूली गलतियां, जिन्हें भारत में आम प्रशासनिक समस्या माना जाता है, को वोटर के नाम हटाने का आधार बना दिया गया। यहाँ नाम तो अपने नाम का स्पेलिंग खुद लिखने में गलती कर देते हैं और दूसरे छोड़ दीजिए। एक एग्रीमेंट में बनवाया, उस एग्रीमेंट में अपना पत्नी के नाम का 3 बार करेक्शन करवाया, 3 बार करेक्शन करवाना पड़ा। तो यहाँ नाम की टाइपिंग ऐसे होती है। रिपोर्ट में सरकार के कई मंत्रियों और अन्य नेताओं द्वारा एसआईआर प्रक्रिया के दौरान दिए गए बयानों पर भी चिंता जताई गई। देखिए यहाँ होती है अमित शाह की एंट्री। पत्र के अनुसार केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह सहित सरकारी अधिकारियों ने सार्वजनिक रूप से मतदाता नामों को हटाने को अवैध बांग्लादेशी प्रवासियों को निशाना बनाने के रूप में पेश किया। यहाँ पर नेता के साथ सरकारी अधिकारी भी लिखा है, शाह के साथ सरकारी अधिकारी। यूएन विशेषज्ञों ने इसे भारतीय मुस्लिम नागरिकों को विदेशी नागरिकों के साथ भ्रमित करने वाला बताया। इसमें चुनावी प्रक्रियाओं के संबंध में पता लगाओ, हटाओ और निर्वासित करो की नीति के बारे में बार बार उल्लेख का भी जिक्र किया गया है। डिलीट एंड डिटेक्ट, डिलीट एंड डिपोर्ट, इसका भी जिक्र किया गया है। आगे चलिए। यूएन के दूतों की रिपोर्ट में कहा गया है कि इस तरह की बयानबाजी धार्मिक या राष्ट्रीय घृणा को बढ़ावा देने के समान हो सकती है, जो नागरिक और राजनीतिक अधिकारों पर अंतरराष्ट्रीय संधि आईसीसीपीआर के अनुच्छेद 20(2) के तहत प्रतिबंधित है। मतलब अगर ये चीज इंटरनेशनल उसमें आ गई तो ये भारत के लिए मुसीबत बन सकती है, ये प्रतिबंधित है अंतरराष्ट्रीय संधि में। उन्होंने आगे चेतावनी दी कि किसी धार्मिक समुदाय को हटाने के संदर्भ में राज्य द्वारा संचालित चुनावी प्रक्रिया को प्रस्तुत करना मुस्लिम नागरिकों के प्रति भेदभावपूर्ण रवैये को वैधता प्रदान करने का जोखिम पैदा करता है और नस्लीय भेदभाव के सभी रूपों के उन्मूलन पर अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन के तहत भारत के दायित्वों का उल्लंघन करता है। अब एक और आगे आइए, उसके बाद रुकेंगे क्योंकि आईसीसीपीआर का जिक्र अब आ गया, हम वहां तक पहुंच गए हैं। यूएन के विशेष दूत, अच्छा रुक जाइए, यहीं पर रुक जाइए, इसको यहीं से हम आगे दिखाएंगे, इसको आप हटा लीजिए, यहीं से आगे आएंगे अगले सवाल पर। ये 7-6 पॉइंट दिखाएंगे, लेकिन महत्वपूर्ण अभी यह है कि आईसीसीपीआर का जिक्र होना। मोदी जी जाते हैं तो दुनिया में क्या कहते हैं, इनसे अडानी सवाल पूछो तो क्या कहते हैं जब जवाब नहीं होता? वसुधैव कुटुंबकम, वसुधैव कुटुंबकम, वसुधैव कुटुंबकम। अंतरराष्ट्रीय संधि में आप फंसोगे तो वसुधैव कुटुंबकम का तो क्या होगा? पहला जिक्र आएगा। हाँ। अभी देखिए आशीष जी, सबसे पहले ये बात आपको समझनी चाहिए कि अमेरिका में क्या होता है यदि ये भारत को समझ में आता है। ईरान इराक युद्ध के डिटेल्स हम भारत में बता देते हैं। ये बात अलग है कि हमारे यहाँ मुनीर भी पकड़ा देते हैं लोग न्यूज इससे, लेकिन ये लोग सिर्फ न्यूज चैनलों के भरोसे नहीं रहते। ये जो मैं सबसे पहले दर्शकों को ये बताना चाहूंगा कि ये रिपोर्ट जो है, ये रिपोर्ट है क्या, इसका वास्तविकता। ये यूएन स्पेशल रिपोर्टियर जो है, ये यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट्स काउंसिल के अंडर आता है। ये यूएनएचआरएससी का जो उसमें जो उनका फील्ड है इस रिपोर्ट का खासकर, उसमें है मॉनिटर, इन्वेस्टिगेट एंड रिपोर्ट ऑन ह्यूमन राइट्स वायलेशन। ये बेसिकली ह्यूमन राइट्स वायलेशन के लिए ये रिपोर्ट बनती है। लेकिन ह्यूमन राइट्स वायलेशन मतलब ये थोड़ी कि किसी ने मारना, कई कैटेगरीज है ह्यूमन राइट्स वायलेशन के। उसमें सबसे पहला ये बात है, जो आपने 3 एक्सपर्ट्स विशेष दूत बताए हैं, ये यूनाइटेड नेशन का स्टाफ नहीं होते। ये वो लोग होते हैं जिसको यूनाइटेड नेशंस चूज करती है कि ये उस एरिया के एक्सपर्ट है। इनको बुलाया जाता है और ये अपनी सेवाएं निःशुल्क देते हैं। ये कोई पैसा नहीं लेते यूनाइटेड नेशन से, ये अपनी सेवाएं निःशुल्क देते हैं। जो आने जाने का जो खर्चा होता है, ये लोग वहां विजिट करते हैं, इनकी टीम जाती है, आकलन करती है, सिर्फ किसी के कहने पे या कुछ छपा होने से नहीं करते। उसके बाद
किस किस चीजों को देखते हैं? एक तो जाके खुद विजिट करते हैं, उसके बाद कौन से इश्यूज है वो देखते हैं और ड्राफ्टिंग करते हैं। क्या है इश्यूज? फ्रीडम ऑफ ओपिनियन एंड एक्सप्रेशन। इस देश में आपको ओपिनियन या एक्सप्रेशन का जो हमारे यहाँ जो अधिकार है अभिव्यक्ति का, उस अभिव्यक्ति के अधिकार का कितना हनन होता है, कितनी गरीबी है। जितना गरीब देश उतने ज्यादा ह्यूमन राइट्स वायलेशन होते हैं वहां पे। तो गरीबी का भी एक पैमाना होता है। फिर ह्यूमन राइट्स डिफेंडर्स, ये वो एडवोकेट्स है जो ह्यूमन राइट्स को डिफेंड करते हैं विश्व में हर जगह। फिर उस कंट्री का मैंडेट क्या है, मतलब वहां चुनाव कैसे होते हैं, ये भी देखते हैं। ये तमाम चीजें जब दिखाई जाती है, उसमें धर्म की राइट टू रिलीजन भी आता है, कई राइट्स आते हैं अपने। इनका वायलेशन कहाँ होता है ये पूरा देखते हैं और इसकी एक रिपोर्ट बनती है। इस बार जो रिपोर्ट बनी है ये इसका टोटल फोकस एसआईआर पे है, क्योंकि जहां लोकतंत्र है वही ह्यूमन राइट्स का वही राइट्स मिलते हैं। जहां लोकतंत्र है ही नहीं वहां आपके अधिकार ही नहीं, तो वहां तो ह्यूमन राइट्स वायलेशन ही वायलेशन है। हम विश्व में सबसे बड़ा लोकतंत्र बोलते हैं अपने आप को, तो क्या हम अधिकार देते हैं? इसमें उन्होंने इस रिपोर्ट में आशीष जी उन्होंने न्यायपालिका को भी लताड़ा। उन्होंने ये भी कहा कि लोग लगातार न्यायपालिका के पास गए हैं इस इशू को लेकर, और न्यायपालिका ने इसमें हस्तक्षेप करने से मना कर दिया है। मतलब यूनाइटेड नेशंस का ह्यूमन राइट्स वायलेशन जो ह्यूमन राइट्स कमीशन है वो कहता है कि आपके यहां ये वायलेट हो रहा था और आपका सर्वोच्च न्यायालय चुप था, उसने मना किया, इसका मतलब वो साथ था, यही माना जाएगा। और खासकर इसका तो कोई जवाब नहीं है कि 27 लाख लोग, आपने अभी एग्रीमेंट की बात करी, मैं मेरा प्रॉब्लम बताता हूं क्या है। हमारे यहां महाराष्ट्र में सम्मान के साथ राव शब्द लिखा जाता है। तो जब मैं मेरे पिताजी का नाम लिखता हूं और मैं पिता का नाम अपने नाम के साथ पिता का नाम लगाना एक मराठी में वो प्रचलन है। साउथ इंडिया में तो अपने गांव बिरादरी के भी नाम लिखते, बहुत बड़े बड़े नाम होते हैं। तो मेरे पिताजी का नाम महादेव है, तो मैं उनको बचपन से हम यही सीखे, अशोक महादेवराव वानखड़े, यशवंत राव, शरद राव, विलास राव। विलास राव का नाम विलास देशमुख था, राव ये इज्जत से संबोधित किया जाता है। अशोक चौहान जब मंत्री बने मुख्यमंत्री, तो उन्होंने सर्कुलर निकाला था सरकारी कि अशोक चौहान लिखने के पहले अशोक के पहले राव लिखा जाए। ऑफिशियल सर्कुलर निकला था महाराष्ट्र गवर्नमेंट का कि अशोक को राव कहा जाए। अब मैं राव तब हो जाऊंगा जब मेरा बेटा मेरे लिखेगा कि अथर्व अशोक राव वानखड़े, वो लिखेगा राव, वो मुझे इज्जत देगा। तो जब मैं अशोक महादेवराव वानखड़े लिखता हूं तो यहां पे हिंदी साइड में या महाराष्ट्र के बाहर वो अशोक, महादेव और राव अलग शब्द लिखते हैं। तो जब मैं ए एम वानखड़े लिखता हूं तो वो पूछते आर कहां है, आपको तो ए एम आर वानखड़े लिखना चाहिए। तो नानी याद आती थी बताने में कि ये अशोक महादेवराव जो है, राव और महादेव ये जोड़ के आता है। अब यदि राव और महादेव जोड़ के नहीं आया, उसके लिए मैं मतदान से वंचित रहता हूं, तो इससे ज्यादा मूर्खतापूर्ण कोई काम नहीं। दीपक DIPAK या DEEPAK, कोई डबल ई लिखता है, कोई हमारे यहाँ एस्ट्रोलॉजी है, बताइए। इसका भी एक एस्ट्रोलॉजी में एक विधा है, सरनेम में एक एक्स्ट्रा जोड़ो, इसमें से ए निकालो तो आपका भाग्य खुलेगा। आशीष में बहुत लोग कहते हैं एक ए और लगा लो, डबल ए कर लो तो ज्यादा तरक्की कर लोगे। बहुत लोग डबल ए लगाते हैं। डबल कई जगह आशीष मुझे ए डबल ए लिखना पड़ता है, कई जगह सिंगल ए लिखना पड़ता है, जैसा जो लिखता है उसी हिसाब से। अब इसी से आपका मताधिकार यदि तय होने लगा तो इससे ज्यादा मूर्खतापूर्ण का काम ही नहीं है। अभी आप तेलंगाना में या आंध्र प्रदेश में जाइए, वो गरु लिखते हैं, अशोक गरु।
अशोक गरू का क्या मतलब? गरू मतलब वहां जैसे यहाँ राव लिखते तो वहां गरू लिखते हैं, लेकिन आंध्र प्रदेश में राव ये सरनेम है, हाँ, महाराष्ट्र में राव ये इज्जत से उद्बोधन है। मैं कई बार बोलता हूं कि हमारे यहाँ इतनी भाषाएं हैं, इतनी विविधता है, तो स्पेलिंग मिस्टेक, ये राव राव वाले शब्द, गारू वाले शब्द, यदि इसी से आप मताधिकार तय करोगे तो ये आप जगह ढूंढ रहे हो इसको एलिमिनेट करने का, ये जगह ढूंढते हो आप इसको इसको मतदान से वंचित करने का। तो ये फिर ये लोकतंत्र नहीं है। उन्हें यही कहा, डिटेक्ट, डिलीट एंड डिपोर्ट। वो सही नरेंद्र मोदी जी को समझ में आएगा, उसी भाषा में बोले हैं। 3D 4S 9T भाषण में जो बोलते ना, तूने कहा कि ये 3D का आपका जो जो चुनाव हो रहा है, जो आप लगातार सत्ता में बना रहे हो, ये 3D का है। डिटेक्ट करो जो आपको मत नहीं देता, उसको डिलीट करो, और ज्यादा नखरे करे तो डिपोर्ट करने की बात करो। 3D बेईमानी। और यदि यूनाइटेड नेशंस को ने आपको लगता है कि ये यूनाइटेड नेशंस आपके साथ राजनीति कर रहा है, तो आप बता दें कि आपने पूरा चुनाव बिहार का घुसपैठियों पे लड़ा, कितने घुसपैठिए निकाले। नरेंद्र मोदी ये बताए कि वो क्या इतने कमजोर प्रधानमंत्री है कि 2014 से लेकर 26 तक कितने घुसपैठिए निकाले, उससे कई गुना ज्यादा कांग्रेस ने निकाले थे, लेकिन उन्होंने प्रचार प्रसार नहीं किया था। आपके घुसपैठिए कौन तय करता है? बजरंग दल, विश्व हिंदू परिषद। पूना में बंगाली परिवार, मुस्लिम परिवार लेकिन बंगाल से आया हुआ है, उनकी सदियों 4-4 5-5 पीढ़ियां इंडियन आर्मी में है आजादी के बाद से। तो एक बेचारा कोई ऑफिसर आया ट्रांसफर होके पूना में, उसको पूना अच्छा लगा शहर, वो पूना में सेटल हो गया। उसके बाद उसकी दूसरी पीढ़ी है पूना में, 50 साल 70 साल से रह रहा है। घुस गए रात को बजरंग दल वाले पुलिस को लेके बेडरूम तक, बोले ये घुसपैठी है यहाँ पे पूना में घुसे। वो पुलिस सुनने को तैयार नहीं। उनकी किस्मत अच्छी कि एक वीक पहले आर्मी से रिटायर्ड होकर आदमी कोई कलकत्ता गया था अपने रिलेटिव से मिलने, उसने वहां से फोन करके बताया कि अभी रिटायर्ड हो गया हूं, एक वीक पहले मेरे कागज घर में पड़े, वो देखो किसके घर में घुसे हो आप। तब है करके बाहर आए। जिस देश में विश्व हिंदू परिषद, बीजेपी, संघ और बजरंग दल तय करेगा घुसपैठिया कौन है, वह ह्यूमन राइट्स वायलेशन माने जाएंगे, बिल्कुल माने जाएंगे। एसआईआर हो रही दिल्ली में, दिल्ली में एसआईआर हो रही है, हम इंतजार कर रहे हैं, हमारे घर में अभी तक कोई नहीं आया है। नोएडा में कैसी एसआईआर हुई बताइए आपने? उसने बोला कि भाई हम तो नहीं आ सकते, आप ही आके फॉर्म भरो। यूपी में तो हम तो एसआईआर में थे, नहीं आए हमारे पास, हमारा नाम नहीं है, हटा दिया गया है। हम तो आज पब्लिकली कह रहे हैं नहीं आए। अब यही बात कर्नाटक में बता रहे हैं सब कि घर घर जाना था, हमारे पास तो नहीं कोई एसआईआर की टीम आई, कोई नहीं आई। अब हम जाएं, हम भी प्रक्रिया को ही हम इंतजार कर रहे थे कि पूरी एसआईआर खत्म हो जाए, हम भी देखते हैं कोई आता है कि नहीं आता है। जरा कोई बता दे, पूरे ज्ञानेश कुमार का सिस्टम, योगी आदित्यनाथ का सिस्टम कोई बता दे कि कोई बीएलओ हमारे पास आया हो, कोई संपर्क किया हो, कोई फोन किया हो। ये पूरा का पूरा सिस्टम कोलैप्स करवा दिया है इन्होंने बेईमानी के लिए, सत्ता कायम रखने के लिए। आगे चलिए जरा 6 पॉइंट जो जवाब मांगे गए हैं, एक एक पॉइंट जरा दिखाते हैं। आप एक एक पॉइंट देखिए जरा, लाओ भैया शुरू करिए, जहां पर हमने रोका था वहीं से सारे पॉइंट्स एक एक लिखे हुए हैं, रोको भी पे। जो विशेष दूत हैं यूएन के, इन्होंने भारत सरकार से 7 मुद्दों पर विस्तृत जानकारी मांगी है। इसमें सुनिश्चित करने के लिए उठाए गए कदम शामिल थे कि एसआईआर प्रक्रिया अंतरराष्ट्रीय मानवाधिकार मानकों का पालन करें। पहला किस पर जवाब मांगा? विशेषज्ञों ने उन लोगों की जाति और धर्म के बारे में अलग अलग डेटा भी मांगा जिन्हें वोटर लिस्ट से हटा दिया गया या अयोग्य घोषित कर दिया गया था। अगर ऐसा डेटा उपलब्ध नहीं था तो उन्होंने इसके लिए स्पष्टीकरण भी मांगा। अब देखिए पहला पॉइंट, दूसरा पॉइंट, एक एक पॉइंट में बहुत मतलब एक एक पॉइंट पर एक एक कार्यक्रम हो सकता है। संयुक्त राष्ट्र के विशेषज्ञों ने अंतरराष्ट्रीय कानून के तहत भारत की जिम्मेदारियों का जिक्र किया, जिसमें आईसीसीपीआर
और राष्ट्रीय या जातीय, धार्मिक और भाषाई अल्पसंख्यकों के अधिकारों पर 1992 का संयुक्त राष्ट्र का घोषणा पत्र शामिल है। ये सारे, जैसे हमारे यहाँ कहते हैं ना कि वो बीएनएस या आईपीसी था, वैसे ही एक एक पॉइंट है इसमें। उन्होंने याद दिलाया कि आईसीसीपीआर का अनुच्छेद 25 हर नागरिक को बिना किसी अनुचित प्रतिबंध के वोट देने और सार्वजनिक मामलों में भाग लेने का अधिकार देता है, जबकि अनुच्छेद 27 जातीय, धार्मिक और भाषाई अल्पसंख्यकों के अधिकारों की रक्षा करता है। अनुच्छेद वहां आपने 20(2) देखा था, फिर 25, फिर 27। सोचिए कितने मामले। आगे चलिए, अगला लाइए। विशेषज्ञों ने कहा कि वोटर रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया निष्पक्ष, उचित और भेदभाव रहित होनी चाहिए। उन्होंने चेतावनी दी कि एसआईआर प्रक्रिया के कारण बताई गई प्रक्रियात्मक मुश्किलें मुस्लिम नागरिकों पर बहुत ज्यादा असर डालती दिख रही हैं। अगला देखिए, उन्होंने आगे चेतावनी दी कि कम समय सीमा, एआई कार्यप्रणाली के बारे में बताई गई अस्पष्टता और आर्थिक व भाषाई रूप से पिछड़े समुदायों को अपनी बेदखली को चुनौती देने में आने वाली बाधाएं अंतरराष्ट्रीय मानवाधिकार कानून के तहत वोट देने के अधिकार पर अनुचित प्रतिबंध के बराबर हो सकती हैं। रोकिएगा यहाँ, बहुत अंतरराष्ट्रीय बड़ा पॉइंट है, मानवाधिकारों के, हाँ, अनुचित प्रतिबंध के बहुत बड़ा बराबर, पॉइंट यानी है। आप अंतरराष्ट्रीय मानवाधिकारों के उल्लंघन के आरोपी हो सकते हैं। अब आइए इसमें अगले ये पॉइंट पॉइंट, पे। हाँ उसमें नहीं, हाँ उसमें बाबू, एक पॉइंट बहुत महत्वपूर्ण ये है कि जो लोग गरीब है, पिछड़े हैं, वो हाँ, कोर्ट में भी नहीं जा सकते। हम्म, उन्होंने कहा कि समुदाय अपनी बेदखली को चुनौती देने में जो बाधाएं आती है, कोर्ट सबसे बड़ी बाधा है, चुनाव आयोग सबसे बड़ी बाधा है। आप कहां जाओगे? मेरा नाम कटा तो मैं कहां जाऊंगा? चुनाव आयोग में जाऊंगा, वो सुनने को तैयार नहीं। कोर्ट जाऊंगा, वो बोलता है मैं दखल नहीं दूंगा। हम्म। तो इनडायरेक्टली और क्या है, मेरे लिए कोई रास्ता नहीं है। कोर्ट ने बोल दिया अगली बार दे लेना, इस बार नहीं दे पाए। अब आखिरी पॉइंट देखिए, आखिरी पॉइंट के बाद हम चलेंगे फाइनल सवाल की तरफ। इसमें देखिएगा, इस सूचना में कहा गया है कि इसे और भारत सरकार से मिलने वाले, मतलब ये जो रिपोर्ट है, इसे और भारत सरकार से मिलने वाले किसी भी जवाब को 60 दिनों के बाद सार्वजनिक किया जाएगा और इसे संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद की समय समय पर होने वाली रिपोर्टिंग प्रक्रिया में भी शामिल किया जा सकता है। यूएनएचआरसी में, ह्यूमन राइट कमीशन यूएन का है वहां पर, और यूएनएचआरसी कितनी भी अभी यूएन वीक हो, अभी यूएन की सारी कमजोरी वो अमेरिका के लिए है, चीन के लिए, रूस के लिए, वीटो वाले देशों के लिए है। आज भी जो विकासशील देश या थर्ड वर्ल्ड के कंट्रीज हैं, वहां आज भी यूएन की शांति सेनाएं हैं, यूएन वहां पर मतलब नहीं नहीं, ये सब कुछ ऑपरेट यूनाइट करवा रहा है। मैं वही तो कह रहा हूँ, यूनाइटेड नेशंस की हम्म, एक मतलब यही है कि अपने यहाँ कोई जिले में कलेक्टर होता है, तो भाई कलेक्टर का साला है तो उसका एक अलग रिलेशन होगा कलेक्टर से। आम आदमी हाँ भी साले जैसे बिहेव करने लगेगा तो मूर्खतापूर्ण है ना। कलेक्टर हाँ बोलेगा अरे मेरा साला है इसलिए मेरी गाड़ी उसको लेने गई एयरपोर्ट पे, हाँ, तुम भी उतरोगे और बोले कलेक्टर की गाड़ी क्यों नहीं आई मुझे लेने, तो जूते नहीं पड़ेंगी क्या? ऐसी स्थिति है भारत की। तो ये आपको इंटरनेशनल लेवल पे आने वाले समय में बहुत किरकिरी करेगा। ये जवाबदेही होगी, लताड़े जाएंगे हम, और इनके पास जवाब नहीं है इनका। और खासकर वो जो एसआईआर में जो थर्ड कैटेगरी इन्होंने निकाली, जो वोट दे सकते हैं, जो दे ही नहीं सकते और जो डाउटफुल है, वो हम्म, 27 लाख वोटर गले पड़ गया है। कई कई जगह पे ये गले पड़ गया है। और सबसे शर्मनाक टिप्पणी न्यायपालिका की कि इस बार नहीं तो अगली बार दे देना, इसका मतलब आप 5 साल के लिए उनको वोट राइट से वंचित कर रहे हैं। वही सबसे बड़ा वायलेशन है, वही प्रतिबंधित करने जैसा है कि आप 27 लाख लोगों को प्रतिबंधित कर रहे हैं फॉर नो रीजन, सिर्फ एक राज्य में, नो रीजन। चलिए, ये सबसे बड़ी बात, इसलिए मैंने कहा फिर आखिर में निवेदन कर दूं। ये रिपोर्ट द हिंदू ने प्रकाशित की। हिंदी में एकाध जो अल्टरनेटिव मीडिया है, जहां जिनके सौजन्य से जैसे हमने दिखा दिया सत्य हिंदी, इनके अलावा किसी ने इसको छापा भी नहीं। डिबेट तो बहुत दूर की बात है। ये रिपोर्ट
जो नरेंद्र मोदी के 12 साल का असली सच है। इस देश में डेमोक्रेसी को बुलडोज करने, ये रिपोर्ट बुलडोज किया गया, डेमोक्रेसी को किया गया, जा रहा नहीं कर दिया गया, ये रिपोर्ट बता रही है। और इस रिपोर्ट की वैधता और मान्यता बिल्कुल उसी तरह है जिस तरह जस्टिस मुरलीधरन की रिपोर्ट हमने दिखाई थी। जस्टिस मुरलीधर ने जो गजा पर रिपोर्ट बनाई थी, और गजा वाली रिपोर्ट पूरी दुनिया में उस रिपोर्ट को लेकर के चर्चाएं हो रही हैं और एक्शन की बात हो रही है। और उस रिपोर्ट में कहा था जस्टिस मुरलीधर ने कि भारत अगर इजराइल को लेकर के एक्शन नहीं लेता है तो भारत भविष्य में खुद को माफ नहीं कर पाएगा। वहां पर भारत अपने आप को अलग कर सकता है, लेकिन यूएनएचआरसी अगर कोई आदेश जारी कर देगा तो इस देश में, खासकर मैं अभी भी क्लियर कर दूं, अमेरिका या कुछ देश हो सकता है उस रिपोर्ट से भारत को राहत दे दें, हो सकता है, मे भी, वो तो ब्लैकमेलर है। लेकिन इस दुनिया में यूरोपियन कंट्रीज तत्काल उस रिपोर्ट पर, जब भी हम तमाम ह्यूमन इंडेक्स या हैप्पीनेस इंडेक्स या दुनिया भर की रिपोर्ट आती है देखते हैं, तो यूरोपियन कंट्रीज, और यूरोपियन कंट्रीज में भी स्कैंडिनेवियन कंट्रीज, वो उन सारे पैरामीटर्स को टॉप करती हैं। ये जहां पर ह्यूमन राइट्स का इशू आया और उस रिपोर्ट को स्थापित किया गया यूएन में, भारत का बहिष्कार शुरू हो जाएगा और प्रतिबंध शुरू हो जाएंगे। जो मानवाधिकारों को संरक्षित करने वाले देश, जिन्होंने अपने यहाँ ये एथिकल, मोरल और लीगल तीनों पैरामीटर सेट कर दिए हैं, वो तत्काल बायकॉट करना शुरू कर देंगे। आगे मोदी जी के सत्ता में रहने की जिद भारत को कितनी भारी पड़ेगी, इस बात को आप सब समझने की कोशिश करिएगा। इस रिपोर्ट के जरिए हमें इजाजत दीजिए, और भी रिपोर्ट्स और भी खबरें लेकर के आते हैं। धन्यवाद भाऊ, बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।